हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नया लेक्चर एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन की हमने बात करनी है। बेटा, यहां से ना पूरी की पूरी यूनिट बदल जाती है। यहां से अगर मुझे यूनिट का नाम बोलना हो तो बेटा इस यूनिट को मैं बोलता हूं प्रोड्यूसर बिहेवियर। बेटा, आपने ना जो लास्ट 3 चैप्टर माइक्रो में पढ़े हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करो, डिमांड की बात करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करो, इन तीनों का नाम होना चाहिए यूनिट का कंज्यूमर बिहेवियर। हम सब चीजें ना कंज्यूमर के हिसाब से सोचते हैं। कंज्यूमर कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, कहाँ उसको मिलेगा, कितने रुपए खर्चेगा वो सेटिस्फेक्शन के लिए। वहां कंज्यूमर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। यहां से बातें सारी शुरू हो जाती है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अब हमें प्रोड्यूसर की तरह सोचना है। समझ में आ रही है बात? और ये बात मैं अब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस चैप्टर के लिए। ये तो चैप्टर आधे घंटे में थ्योरेटिकली खत्म हो जाएगा, और समझ लो आधे घंटे के न्यूमेरिकल है, नॉन न्यूमेरिकल सिर्फ है। ठीक है जी, इस चैप्टर के लिए खाली बात नहीं बोल रहा मैं, आगे आने वाले 5 चैप्टर के लिए लगातार यही बात है। सारी बातें प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो। ठीक है जी बाबू, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की, प्रोडक्शन फंक्शन की। सब सामने देखेंगे बेटा, मैं नोट से पढ़वा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड पर चल देंगे और बेटा टाइम से वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, आप पढ़ते रहना। थोड़ी देर यहाँ 5-7-10 मिनट बाद में बैठना हूं, बैठ जाना, प्रॉब्लम लेके चले जाना। बाबू, सबसे पहला टॉपिक मेरा स्टार्ट यही होता है कि प्रोडक्शन क्या चीज है। सब सामने देखे, अगर मैंने अब किसी को चुप कराया तो बेटा 2 थप्पड़ पहले बढ़ेंगे तो चुप कराऊंगा। बाबू, सबसे पहले बात करेंगे हम एक हेडिंग की जिसका नाम है प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या चीज होती है। बेटा, जनरल सेंस की अगर बात करूं तो जनरल सेंस में प्रोडक्शन का मतलब पता है क्या मेरे हिसाब से? क्रिएटिंग अ यूटिलिटी या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बेटा, ये यूटिलिटी क्या चीज होती है? पूरा चैप्टर 2 पढ़ा है आपने। बेटा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यही तो यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी वो चीज है बेटा, सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में। यानी कि बेटा सीधी सीधी सी बात, प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसी चीज क्रिएट करना जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले। कोई भी चीज आपने क्रिएट करी जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिला, उसे आप प्रोडक्शन बोल सकते हो इन अ जनरल सेंस, इन अ ऑर्डिनरी सेंस। पर इकोनॉमिक्स थोड़ी और आगे भी चली जाती है, और भी टेक्निकल बात करती है। ये कहती है ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। बेटा, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना, आउटपुट में बदल देना, ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, ऑर्डिनरी सेंस भी लिख सकते हो पेपर में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बेटा, किसी भी चीज को अगर प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है या आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो बेटा कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप चैप्टर 1 में मुझसे पढ़कर आते हो। 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये तो याद ही होंगे। मैं कहता हूं बेटा, आप लेदर बैग बनाना चाहते हो, लेदर बैग बनाना चाहते हो, एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो। ठीक है जी, मेरा आउटपुट यही है, मैं लेदर बैग चाहता हूं। कितने इनपुट रिक्वायर्ड होंगे? एटलीस्ट 4 तो वो होंगे ही होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और रॉ लेदर भी चाहिए ही होगा मुझे, यानी कि कम से कम 5 इनपुट तो मुझे चाहिए ही होंगे ना। ठीक है जी, क्या है प्रोडक्शन? ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। सो सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। बेटा, अगला टॉपिक आता है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? बेटा, जब भी ये टर्म आई है हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जरूर किया है चीजों, है ना। बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन पता है क्या कहता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच की। सामने देखते रहेंगे। बेटा, टेक्निकली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं, एफ रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट्स एंड इनपुट्स। बेटा, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं टर्म क्यू से, और इनपुट को आई से। एक इनपुट लगा, 2 लगे, 3 लगे, एन नंबर ऑफ इनपुट लग जाते हैं किसी किसी प्रोडक्ट को बनाने में। एन मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्या बताता है प्रोडक्शन फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट। है क्या?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है जी। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन टेल अस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है जी, हो गया फंक्शनली रिप्रेजेंट। कुछ लोग वैसे बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो बेटा कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ, ये इनपुट के नाम है, के इज कैपिटल, लेबर और ये टेक्नोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कैपिटल के लिए सी क्यों नहीं लगाते आप? बेटा जब आप 12th क्लास में आ जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, बेटा आपको पता लगेगा सी वर्ड हमने कंजम्पशन को दिया हुआ है। ठीक है ना जी, पूरे इकोनॉमिक्स में हम के वर्ड लगाते हैं कैपिटल के लिए, कंजम्पशन के लिए सी। तो बाबू ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा ऐसा प्रेफर करता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है ये 3 इनपुट लगे, और भी इनपुट लग सकते हैं। आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, बाबू सब सामने ही देखेंगे प्लीज। देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ये बार बार टोकता रहूं, सामने देखो बस। बाबू अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो तरीके के टाइम फ्रेम की। बहुत काम की बात है, ये चैप्टर में आगे बढ़ेगी चीज, ध्यान रखना। पिछली दोनों चीजें चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगी, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो चीज चैप्टर में आगे बढ़ेगी। मैं दो तरीके के टाइम फ्रेम की आपसे बात करने जा रहा हूं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यार ये क्या चीज होती है बेटा? जैसे कि नाम से सजेस्ट सजेस्ट हो रहा है थोड़ा सा थोड़ा, बाबू शॉर्ट रन क्या होता है? बहुत कम टाइम फ्रेम, बहुत छोटा टाइम फ्रेम। ये छोटा टाइम फ्रेम डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस 6 मंथ भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, 10-12 महीने भी हो सकता है। मोटी मोटी बात समझना चाहो तो दिमाग में समझ लो 1 साल तक के टाइम फ्रेम को आप शॉर्ट रन बोलो। बाबू ध्यान रखना, शॉर्ट रन में जो आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, तो बेटा कुछ ही फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप बदल पाओगे, सारे फैक्टर नहीं बदल पाओगे। समझाता हूं क्या कहना चाह। मान लो बेटा ये कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, ठीक है जी, मैंने पिछली बार भी यही एग्जांपल दिया था। यहाँ पर ना बेटा हॉजरी गुड्स बनते हैं, ठीक है जी। एक आदमी ऐसा है जो यहाँ का एंटरप्रेन्योर है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, फैब्रिक खरीदता है और कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, लोअर बनाता है, ठीक है जी, हॉजरी गुड्स में डील करता है। उसने हाल ही में ये जगह खरीदी है बेटा, बाबू जगह खरीदी है 1 CR की, ऐसी बनी बनाई जगह खरीदी है 1 CR की, और उसने 2 मशीनरी खरीदी है बेटा, एक कटिंग के लिए एक स्टिचिंग के लिए, और दोनों की कॉस्ट मान लो बेटा 2.5 लाख 2.5 लाख। अब उसने ताजे ताजे पैसे खर्चे हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए, ठीक है जी। पहले ही महीने काम करने के बाद उसके दिमाग में आया कि यार मुझे ना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। ईमानदारी से बताना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीनरी भी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या वो स्पेस और मशीनरी अभी बढ़ा सकता है एट वंस? 1 करोड़ 5 लाख रुपए भी लगे हैं, खर्चे जाएंगे? इतनी हिम्मत होगी? नहीं बेटा। अगर बहुत मोड हुआ, देखो लाखों और करोड़ों में खर्चा नहीं हो सकता शॉर्ट रन में, सब जानते हैं इतना खर्चा करने के बाद नहीं हो सकता। पर अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे लगा एक लेबर मिल रही है, वो थोड़ा सा काम करेगी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और उसकी कुछ चार्जेस भी ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए महीने में लेबर है बेटा, क्या लेबर बढ़ाई जा सकती है? लेबर पक्का बढ़ाई जा सकती है शॉर्ट रन। तो बेटा हमेशा ध्यान रख लेना, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां दो तरीके के फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं बेटा वेरिएबल फैक्टर, जिनको बढ़ाया जा सकता है। वेरिएबल फैक्टर में क्या आ सकता है? मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरे एग्जांपल के हिसाब से सोचो कि लेबर आ सकती है, ठीक है बेटा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा बहुत फ्यूल के एक्सपेंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। जो खर्चे हजारों में वो बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा बहुत सारे फैक्टर शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं जो बढ़ाए नहीं जा सकते, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीन। समझ में आता है शॉर्ट रन क्या टाइम फ्रेम है? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें दो तरीके के बेटा इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल इनपुट्स या फैक्टर्स, बहुत सारे बेटा फिक्स इनपुट्स या फैक्टर्स। बाबू फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में बदले नहीं जा सकते। ईमानदारी से अगर कोई आज मुझसे कहे ना कि मान लो बच्चे 100 से ज्यादा हो गए और ये स्पेस छोटा पड़ गया है आपको, क्या मैं फिक्स फैक्टर बदल दूंगा इन शॉर्ट रन? सर मैं 5 बच्चों को मना करना से ज्यादा प्रेफर करूंगा, मैं बदल नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। अरे मानते हो ना, मैं तो अभी कितने अरसे के बाद तो आया हूं अपनी जगह पे, ठीक है जी, और कितना खर्च करके आया हूं, थोड़ा सा ये भी समझो। शॉर्ट रन में नहीं बदल पाऊंगा ना इस फैक्टर को, फिक्स फैक्टर को तो नहीं बदल पाऊंगा ना।
ठीक है, क्या मैं वेरिएबल फैक्टर बदल सकता हूँ शॉर्ट रन में? हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि एक टीचर हायर कर दो, उसको कुछ पे कर दो, उसका सुबह के टाइम पढ़ा ले किसी बच्चे को, ये तो कर सकता हूं। पर बेटा नई बिल्डिंग खरीद लूंगा शॉर्ट रन में? शायद नहीं। आंसर इज बिग नो। समझ में आती है बेटा? लॉन्ग रन, बेटा लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हम किसी भी फैक्टर को फिक्स्ड बोलते ही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है, सारे के सारे फैक्टर को बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। वो अगर बहुत लंबा समय मिल जाए तो शायद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स नहीं है। अगर कोई मुझे कहे 5 साल में, तो 5 साल में मेरा विजन यही थोड़ी है यही थोड़ी पड़े रहना है। 5 साल में ऑडिटोरियम भी खड़ा कर सकते हैं, फिर यहां थोड़ी सोचना है। समझ में आ रही बात? तो बाबू ध्यान रखना, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड होता ही नहीं। लेबर भी वेरिएबल है, लैंड एंड बिल्डिंग भी वेरिएबल है, प्लांट एंड मशीन भी वेरिएबल है, हर चीज बदली जा सकती है, हर चीज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे से पूछो। कैसे? एक सेकंड और होते हो, लो बोलते हैं। चलो क्या है? सामने देखो मेरी तरफ बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम फ्रेम समझ में आए? फटाफट से सामने देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम फ्रेम समझ में आए? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें बेटा दो तरीके के इनपुट्स, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है ना? आप इनको बदल सकते हो शॉर्ट रन में, बेटा ये फैक्टर नहीं बदले जा सकते। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें कोई भी फिक्स फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सब बदला जा सकता है, इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल फैक्टर ही बोलते हैं, कुछ भी हो चाहे। आओ प्यारे बच्चों, एक बार सिर्फ इसकी शक्ल दिखाऊंगा, ठीक है जी? बाकी वैसे मेरा मूड तो था नहीं कुछ भी। बाबू शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस पढ़ना फटाफट से, 30 सेकेंड्स। डन। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस पढ़ना जल्दी से। बाबू मैंने भी टॉपिक पढ़ाया था प्रोडक्शन फंक्शन, टॉपिक पढ़ाया था मैंने अभी प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना, मैं भी साथ साथ ही पढ़ूंगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट, और अगर मन में सोचना ओनली वेरिएबल इनपुट, व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट अनचेंज्ड, मन में सोचना हो तो फिक्स्ड इनपुट। कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर आउटपुट बढ़ाना है, सिर्फ एक ही इनपुट बढ़ाकर बढ़ा सकते हो आउटपुट, दूसरे के दूसरे इनपुट सब फिक्स रहेंगे। ठीक है जी? और लॉन्ग रन में आपको पता ही है कोई चीज फिक्स होती नहीं, सबके सब क्या है? सबके सब बदले जा सकते हैं, आउटपुट बढ़ाना है तो सब बदला जा सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ प्यारे बच्चों सामने देखेंगे बेटा, बात करेंगे टीपी, एपी और एमपी की, सब सामने ही देख रहे हैं मेरी तरफ, आराम से बात कर लेंगे। सर हमने आज तक ये टॉपिक हर जगह पर पढ़े हैं, यूटिलिटी की बात करो तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, हर जगह पर पढ़ा है। मैं तो वहीं से ही कॉपी करता रहता हूँ सारी बातें। आओ जी फटाफट से आगे बढ़ाएंगे बात को। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्ट की बात चल रही है बेटा, प्रोडक्शन की बात चल रही है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? क्या होता है टीपी? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है जी? बाबू ये बात चलो एक बार मैं रिपीट तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात बोल देता हूं, ध्यान रख लेना, अब पूरे चैप्टर में कभी भी ये बात सोचनी नहीं है। ठीक है जी? आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ शॉर्ट रन है। ठीक है जी? शॉर्ट रन का मतलब समझते हैं, जब कुछ ही इनपुट ऐसे हैं जो बदले जा सकते हैं, बाकी फिक्स्ड ही रहेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बदले नहीं जा सकते, ये फिक्स्ड इनपुट्स हैं और ये बदले जा सकते हैं। लेबर बदल लो, रॉ मटेरियल बदल लो, फ्यूल बदल लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बदल लो, ये सब तो बदल लो, बाकी कुछ नहीं बदला जा सकता। ठीक है जी? क्या होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट produced by a firm within a specified time period with the given number of inputs। और आपको पता है बेटा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अकाउंट्स के बच्चे हो हमारे लिए क्या होगा बेटा?
अ फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू टीपी एपी और एनपी के बारे में जानेंगे, यहीं पर बेटा चर्चा करनी है मुझे बहुत सारी, सामने देखते रहना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टीपी क्या है बेटा, एक बार दोबारा से, टोटल प्रोडक्ट से क्या समझते हो आप? टोटल आउटपुट produced by a firm during a specified time period with a given number of available inputs। ठीक है जी बेटा, गिवन इनपुट से टोटल कितने प्रोडक्ट बना दिया आपने, टोटल कितना आउटपुट आपने बना दिया स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमारे लिए हमेशा फाइनेंशियल ईयर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपके पास 10 लेबर है और आपने 10 लेबर से पूरे साल भर में 600 यूनिट बना दी, तो बेटा ये आपका टीपी है। ठीक है, टीपी क्या है बेटा, टोटल आउटपुट आपने गिवन इनपुट से विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जितना भी बना दिया बेटा वही टीपी है। ठीक है बाबू, एपी क्या है, फुल फॉर्म एवरेज प्रोडक्ट। क्या है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट। बेटा कभी भी एवरेज निकालनी हो, जिस चीज की एवरेज निकालने जा रहे हो उसको क्या करो, डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, बस यही होता है एवरेज। इधर देखना, यानी कि अगर मेरे को बोलना हो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, अगर मेरे को थ्योरेटिकली बोलना हो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो बेटा किससे, वेरिएबल इनपुट से, एन से। ठीक है जी बेटा, 600 यूनिट टोटल बनाई थी, 10 लेबर थी, मैं पूछूं एक ने कितनी बनाई, तो एवरेजली एक ने 60 यूनिट ही तो बनाई। ठीक है जी, क्या है एपी, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यही न्यूमेरिकल काम आएगा बेटा, यही फॉर्मूला काम आ जाएगा अभी जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लो एक बार मैं शेड्यूल रेडी कर देता हूं, फिर एमपी की भी बात आपसे कर। मान लो बेटा मैं कहता हूं फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर मन में सोच लो लेबर, और बेटा फिक्स्ड फैक्टर अगर सोचना हो तो सोच लो बेटा कोई बिल्डिंग। फिक्स्ड फैक्टर तो बदला नहीं जा सकता, हम तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर तो बदला जा सकता है, मैंने एक लेबर लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई, पांच लगाई, 6 लगाई। ठीक है जी बाबू, जब मैंने एक लेबर लगाई टोटल प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट का बेटा, जब दो लगाई तो बेटा ये बढ़कर 30 हो गया, तीन लगाई तो बेटा ये बढ़कर 45 हो गया, चार लगाई तो 52, पांच लगाई तो 52 और फिर 48। करूंगा बात इसकी। बाबू एपी निकालना हो, कैसे निकालोगे, क्या था एपी, आउटपुट per unit of variable input, that simply means TP divided by variable factor। करो उसे डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आओ जी बेटा, बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। बेटा क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। सुनना, डेफिनेशन से ही बेटा सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बाबू यानी कि आपने टोटल प्रोडक्ट में कितना ऐड कर दिया, अगर आपने एक एडिशनल यूनिट लगा दी वेरिएबल फैक्टर की तो। बाबू जब से ये वर्ड शुरू हुआ है ना मार्जिनल, जब से, ठीक है ना, एमओसी, एमआरटी, ठीक है जी, मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा मैंने एक बात करी है, अगर मार्जिनल वर्ड आ जाए और वन एडिशनल यूनिट वर्ड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा बोला है ना बेटा, मार्जिनल वर्ड और वन एडिशनल यूनिट, इसका तो बहुत गहरा नाता है, ये दोनों वर्ड साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है जी बाबू, मैंने क्या बोला अभी, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर मैं वेरिएबल फैक्टर में हर बार एक का एडिशन करता चला जाऊं तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन हो रहा है वही बेटा एमपी है। इधर देखना जी, मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने वेरिएबल फैक्टर में एक यूनिट का एडिशन कर दिया, सामने देखो, एक यूनिट का एडिशन कर दिया, उसकी वजह से टीपी में जो एडिशन हुआ वही बेटा एमपी है। टीपी में कितना एडिशन हुआ, 10 था 30 हो गया, कितना एडिशन हुआ बाबू,
मैंने वेरिएबल फैक्टर में एक का एडिशन कर दिया, उसकी वजह से टीपी में जो एडिशन हुआ वही है बेटा एमपी। एक यूनिट का एडिशन कर दिया बाबू, जो एडिशन हुआ वही है एमपी। एक यूनिट का एडिशन कर दिया वेरिएबल फैक्टर में, जो एडिशन हुआ वही है एमपी। एक यूनिट का एडिशन कर दिया, जो एडिशन हुआ वही है एमपी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। और अगर फर्स्ट लेवल पे भी निकालना, अगर वेरिएबल फैक्टर 0 होते तो क्या कोई प्रोडक्शन होता? अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई लेबर नहीं है, बिल्डिंग और मशीनरी का करोगे क्या? चला कोई नहीं पाएगा, 0 ही तो होता ही। और अगर ये 0 होता, इस लेवल पे सोचो एमपी निकालना है, अगर एक यूनिट का एडिशन करा तो जितना टीपी में एडिशन हुआ वही तो है एमपी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है अब तक सारी बात? ठीक है जी। और अगर आप समझदार हो, ये अगर मेरे को एमपी फॉर्मूला से निकालना हो तो बेटा मैंने क्या करा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। आज उठाकर देख लो, मार्शल यूटिलिटी का फॉर्मूला सेम लिखा है, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस। और अगर नहीं याद आ रहा ना बेटा, तो कल पेपर देने का कोई हक नहीं है तुम्हें, सच बात ही है। छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आज पहली बार बात नहीं हो रही। और सेम फॉर्मूला मैंने एक और वहां पर लिखा हुआ है, डेल्टा यानी कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इधर देखना चाहिए बाबू, कहीं पर भी सोच लो बाबू। चेंज इन टीपी कितना चेंज हुआ इस लेवल पे सोचो, 15 का। चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कितना चेंज हुआ, 1 का। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर 15 ही आएगा ना, ये देखो 15 ही आएगा। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। और बेटा अगर टीपी का फॉर्मूला एमपी के सेंस में सोचना हो तो बेटा सिग्मा एमपी। इधर देखना सर, 0 यूनिट और 1 यूनिट का एमपी जोड़ दो, टीपी कितना आएगा 10। 1 और 2 दोनों का जोड़ दो, 10 प्लस 20 30, 30 और 50 45 और 7 52। यानी कि अगर टीपी निकालना हो तो क्या मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, सिग्मा एमपी। सेम बात टोटल यूटिलिटी में भी बताई हुई है भाई, कोई नई बात नहीं बोल रहा। टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू फॉर्मूला लिखा हुआ है, नोट्स उठा के देख लो चाहे आज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली सब क्लियर है अच्छे से? टीपी एपी एमपी सब क्लियर? 7-8 न्यूमेरिकल इसके ऊपर है, इसके ऊपर हवा बिनाने देना इसको तो। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू एक लॉ का जिक्र करने जा रहा हूं आपसे, 100% केस में कल पेपर, कोई 99 वाली बात नहीं। ये कल एग्जाम में 1001% दिखाई देगा। बाबू लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। लो पुत्र, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये क्या बोलता है लॉ? बाबू ये लॉ बोलता है एज वी इंक्रीजेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट बढ़ाते चले जाएंगे, टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट फर्स्टली, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। मैं पढ़वा देता हूं बेटा जो बात मैं बोल रहा हूं, ताकि बिल्कुल भी भाग ही ना जाए। बाबू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सिर्फ बुलेट 2 पढ़ना। देखो बुलेट 1 कहती है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ही ट्रू है, और मैं पहले बात बोल चुका हूं चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करनी है, मैं लॉन्ग रन की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, सिर्फ ये वाली बात पढ़ते हैं। As we increase the quantity of only one input, और मैंने बता दिया वो वन इनपुट क्या है बाबू, बदला ही किया जा सकता है शॉर्ट रन में, ठीक है ना। As we increase the quantity of only variable input keeping other factor as constant, मतलब फिक्स फैक्टर तो बदले ही नहीं जा सकते, then TP initially increases at the increasing rate, then at the decreasing rate and finally at the negative rate। कहता है शुरू में टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, देन डिक्रीजिंग रेट से, देन नेगेटिव रेट से। इधर देखना चाहिए, कंफर्म्ड है, कल पेपर में आप ये लाइन लिख रहे होंगे और मुझे याद कर रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। एज वी इंक्रीज द ओनली वेरिएबल फैक्टर,
keeping other factor as constant. Initially, TP increases at the increasing rate, then at a decreasing rate, then at a negative rate. ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ट्रू है कि नहीं है, ये वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करने वाला हूं। फिलहाल आप सामने देखना। क्या बेटा जो मेरा एग्जांपल है क्या इसमें ऐसा हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है जी, पूरे के पूरे चैप्टर एक ही एग्जांपल लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा। मैं जितने ज्यादा शेड्यूल बनाऊंगा वरना उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। इधर देखना चाहिए प्लीज मित्रों। अब उसने कहा इनिशियली टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। क्या शुरू में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है कि नहीं, देखते हैं। 0 से हुआ 10, 10 से हुआ 30, यहां पर कितना बढ़ा 10, यहां पर कितना बढ़ा 20। इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। एक बारी में 10 बढ़ा, अगली बारी में 20 बढ़ा। सर शुरू में तो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ा, मुझे दिखाई दिया बाबू। उसके बाद वो कह रहा है बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पर। 20 के बाद अगर 30 से 25 से 35 से 40 से बढ़ता तो मैं बोलता इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ा। पर बेटा 20 के बाद कितना बढ़ा, 30 से हो गया 45, अब बढ़ा कितना 15। इंक्रीजिंग रेट से तो नहीं बढ़ा, 10 बढ़ा 20 बढ़ा, 20 से ज्यादा बढ़ता तो मैं बोलता इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, पर वो कितना बढ़ा 15। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, बढ़ा तो है या बढ़ा ही नहीं, बढ़ा तो है। वो देखना यहां बढ़ा, 45 से 52 हो गया, बढ़ा तो है पर कितना बढ़ा, 15 के बाद 7 से ही बढ़ा, बढ़ा तो है। उसने कहा पहले कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो बट डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, है ना बाबू। लेकिन तीसरी बात उसने क्या करी, फिर कैसे बढ़ेगा, फिर नेगेटिव रेट पे बढ़ेगा। बेटा जब तक नेगेटिव वाली बात ना आए तब तक समझ लेना दूसरी फेज की बात चल रही है। बाबू इस बार बढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव तो नहीं हुआ बाबू। अब देखो, अब नेगेटिव हुआ, हाँ जी अब नेगेटिव हुआ, 52 के बाद 48 हो गया, यानी कि बेटा ये तो -4 हो गया, ये तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो समझ में आ रही बात। अच्छा लॉस सच है कि नहीं है, दिखाई तो दे रहा है यार लॉस सच है ना बाबू। एज वी इंक्रीज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट कीपिंग द अदर फैक्टर और अदर इनपुट एज कांस्टेंट, initially TP increases at the increasing rate, then at the decreasing rate, then at the negative rate। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात, शेड्यूल के हिसाब से भी समझ में। बाबू ये जो पहली फेज है बेटा, इसी लॉ से ना 3 फेजेस बन जाती हैं इस लॉ की। ये जो पहली फेज है, अच्छा पहले बताओ लॉ का नाम क्या है, आधों को तो लॉ का नाम ही नहीं याद हुआ होगा। लॉ का नाम क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बेटा इस पहली फेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है जी बाबू, ये जो दूसरी फेज है इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बाबू ये जो तीसरी फेज है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये नाम मैंने वहीं से बनाए हैं बेटा जो लॉ में दिए गए नाम है। ठीक है जी बाबू, पेपर में कई बार इसी फेज के एक्सप्लेनेशन क्या देता है, कई बार इसी की बोल देता है, कई बार इसी की बोल देता है, बना सब कुछ एक ही लॉ से। ठीक है जी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, है ना। उसने क्या कहा था, अगर मैं एक ही फैक्टर बदलता जाऊं सर, वेरिएबल इनपुट कीपिंग द फिक्स्ड फैक्टर एज कांस्टेंट, टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देन एट अ नेगेटिव रेट नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। बाबू एक काम करते हैं, यहां से ना टीपी और एपी का डायग्राम बनाने में मैं इंटरेस्टेड। ठीक है जी, बनाए डायग्राम बनाए। ठीक है जी, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर बोलूंगा भी, आपको भी कुछ ना कुछ टेंशन न लो, मैंने भी सोचा हुआ है। बाबू डायग्राम बना रहे हैं हम टीपी और एपी का एक साथ। ठीक है जी, सब सामने ही देख रहे हैं अभी। तो आप नोट्स में कहां पर हो मैं भी ये नहीं बता सकता, मैंने बहुत सारे टॉपिक मिक्स किए हुए हैं, नोट्स मत देखना अभी, रायता हो जाएगा। बाबू एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, यूनिट्स ऑफ
वेरिएबल इनपुट्स या फैक्टर, और बेटा यहां ले रहा हूं मैं टोटल प्रोडक्ट। चलो बाबू चलो, इधर देखना नहीं, बस 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 यार, मैं पिटाई कर दूंगा बेटा। जब एक वेरिएबल इनपुट है तब टीपी है 10, ठीक है। यार देख लो, मेरे को तो याद हो गया, तो मैं याद होगा नहीं। 10, 30, 45, 52, 48, रट्टू तो आओ। 10, यहाँ पर दो है तो 30, 3 पर हो गया 45, 4 पर हो गया 52, 5 पर भी है 52, और फिर हो गया 48। सर जीरो इनपुट लगाऊंगा तो जीरो ही प्रोडक्शन होगा, इसलिए जीरो से शुरू कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी बेटा। व्हाट अबाउट एमपी? बाबू पहले पर ये भी 10 है, दूसरे पर ये 20 है, तीसरे पर ये 15 है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, चौथे पर 7 है, पांचवे पर 0 है, और फिर ये -4, यानी कि बेटा, और 0 पर ऑब्वियसली ये भी 0 ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? पक्का से आगे बढ़ाएं बात को। अच्छा, पेपर में कभी आइडेंटिफाई करना हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि कब फर्स्ट फेज खत्म हुई, कब सेकंड खत्म हुई, और कब थर्ड है? ठीक है जी, देखो एक तो तरीका यही है, देखो टीपी में इंक्रीजिंग रेट से कब तक बढ़ रहा है ना। तो पहली फेज जब तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब तक फर्स्ट फेज चल रही है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे भी बड़ा हिंट। जब एमपी मैक्सिमम हो जाए ना, जब एमपी, सुन लो काम की बात, प्रियांशी जी सामने देख लो, जब एमपी मैक्सिमम हो गया समझ लेना फर्स्ट फेज खत्म। दिखाऊं? इधर देखो, 10, 20, 15, कब हुआ एमपी मैक्सिमम? भाई मेघांश यार, जब एमपी मैक्सिमम हो गया तो समझ लेना फर्स्ट फेज खत्म हो गई। 20 पर हो गया, ये लो, ये 20 यहां पर था, ये फर्स्ट फेज खत्म हो गई बेटा सेकेंड यूनिट पर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, जब एमपी 0 हो जाए समझ लेना दूसरी बेस गई। ठीक है ना, या एमपी 0 या टीपी मैक्सिमम, तब समझ लेना दूसरी फेज गई। इधर देखना जी, एमपी 0 या टीपी मैक्सिमम जब दिख जाए समझ लेना दूसरी फेज गई। पहली फेज कब तक है? जब तक एमपी मैक्सिमम दिखता नहीं। जैसे एमपी मैक्सिमम दिखा समझ लेना बेटा पहली फेज खत्म। ठीक है, एमपी 0 दिख जाए या टीपी मैक्सिमम दिख जाए समझ लेना दूसरी फेज खत्म। बाबू जो बचेगा सब तीसरी फेज है। यहां पर बेटा एमपी 0 हो गया, दिख रहा है ना 0 पर, बाबू 5 प्रोडक्ट तक ये है बेटा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और बाकी क्या है? नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है सारी बात? पक्का से थ्योरेटिकली बस मुझे दो ही बातें बोलनी। ठीक है जी, बस दो बातें रह गई हैं। ठीक है जी, बस थ्योरेटिकली चैप्टर इतना ही है। ठीक है, मुझे कुछ पढ़ाना है, दिखा देता हूँ चलो। बाबू ये था लॉ। ठीक है, इस बाबू ये जो एग्जांपल है मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है। बाबू असम्पशन पढ़वानी है पहले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। फटाफट से असम्पशन पढ़ते हैं। बाबू पहली बात, शॉर्ट रन में ट्रू है, सारे फिक्स फैक्टर वेरिएबल वेरिएबल फैक्टर पे लगता है। ये बातें लिखी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट कहता है दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। काम की बात बेटा, ये लॉ कहता है सिर्फ प्रोडक्शन पर लगता है, यूटिलिटी पर मत लगाने बैठ जाना, कल को कॉस्ट रेवेन्यू पढ़ोगे उस पे नहीं लगता। ये सिर्फ प्रोडक्शन पर लॉ लगाना है। समझ में आ रही है बात? किसी और जगह पर नहीं, अजम्पशन है। ठीक है नहीं, मैं भी मजबूर जो लिखा हुआ वही मानना है। कहता है ध्यान रख लेना टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट एज्यूम कर लो। देखो अगर आप टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट एज्यूम ना करो, मान लो दो लेबर के बाद जैसे मैंने तीसरी लेबर लगाई, मैंने टेक्नोलॉजी भी नहीं कर दी, तो टोटल प्रोडक्ट बेटा ऐसा नहीं होगा 30 से 45 होगा, 30 से 60 हो जाएगा। तो इसलिए उसने बोला कि टेक्नोलॉजी का भी रोल बिल्कुल खत्म करो, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लो। मान लिया जी। ठीक है जी। पांचवी assumption कहता है मान लो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है।
यानी कि ये जितनी भी मैं लेबर लगा रहा हूँ ना, सब एक जैसी एफिशिएंट है। ऐसा नहीं कर सकते ना हमने कि जब 6 लेबर लगाई तो 4 तो हष्ट पुष्ट लगा दी, 2 बेटा कुपोषण के शिकार लगा दिए, या 2 बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया। तो कहते हैं जितने भी वेरिएबल फैक्टर लगाए हैं सब मान लो इक्वली एफिशिएंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारी के सारी अजम्पशन भी है पक्का से, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ना एक बात बताने का इच्छुक नहीं हूं, मैं पूछने का इच्छुक हूं। मान लो ये दिखाई दे रहा है आपको टीपी का कर्व और ये दिखाई दे रहा है एमपी का कर्व। पेपर में टॉपिक आया रिलेशनशिप बिटवीन, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। बड़े खुश हुए भाई बाबू, टॉपिक आया रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। मैं आपसे जानना चाहता हूं 3 पॉइंट की रिलेशन, जो भी बताना चाहता है हैंड रेज करिए, मैंने पिछली बार भी बताई थी, ठीक है जी। और बहुत आराम से लिखी जा सकती है, ये दिखाई दे रहा है टीपी और ये एमपी, जो 3 फेजेस है ना, वहीं से सोचोगे रिलेशन बन जाएगी। बसो भाई कुछ, हाँ, टीपी और एमपी की रिलेशन में पहला पॉइंट बता दो आप, एक पॉइंट तो बता सकते हो। ये तो सेकंड पॉइंट पे पहुंच गए ना। बाबू आप पहले पॉइंट में रिलेशन के यही नहीं लिख सकते, इनिशियली, हाँ ये लिखो, इनिशियली टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट एंड एमयू इज आल्सो इंक्रीजिंग, सॉरी एमपी यार ये वो, initially TP is increasing at the increasing rate and MP is also increasing। पहला पॉइंट रिलेशन का क्लियर। सेकंड पॉइंट गेस करो, तो तुम्हारे सामने सब कुछ बता दिया मैंने। देन TP इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा है पर गिरे हुए रेट से बढ़ रहा है, ठीक है जी। एंड MP स्टार्ट्स फॉलिंग, दिखाई दे रहा है। then TP starts falling and MP is negative, खत्म। ये रिलेशन है टीपी और एमपी की, पेपर में कई बार आ जाती है, 3 नंबर में आ जाती है। शेड्यूल करो बनाना है अच्छे से और ये 3 पॉइंट लिखने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बाबू ये देखो सबसे लास्ट में टॉपिक लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, सेम शेड्यूल सेम कर्व, बस एक ही कर्व में टीपी और एमपी बना दिया मैंने, ठीक है जी। ये पढ़ना जरा 3 लाइन के रिलेशन फटाफट से। कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर किन कारणों की वजह से हुआ, डिक्रीजिंग किस वजह से हुआ, नेगेटिव किस वजह से हुआ, ठीक है जी। मैं एक एक बात बोलूंगा, थोड़ा सा दिमाग में उतार लेना, एक ही बारी में ही सारा का सारा समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा एग्जाम्पल वही है कि यहाँ पर बेटा कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, एक हौजरी की फैक्ट्री चल रही है जिसमें 2 मशीनें लगी हुई है, ठीक है जी। बाबू इनिशियली मैंने एक लेबर अपॉइंट करी, सामने देखना चाहिए, इनिशियली बाबू फिक्स फैक्टर कभी नहीं बदलेगा, यानी कि 2 मशीनें 2 ही रहेंगी, या 2 2 2 2 समझ। इनिशियली मैंने एक लेबर अपॉइंट करी, सर आपको भी पता है एक लेबर दोनों मशीनें कैसे चलाएगी। इनिशियली थोड़ा सा आउटपुट कम आया, आउटपुट तो आया पर कम आया, ठीक है जी। जैसे मैंने 2 लेबर अपॉइंट करी, एक ने एक मशीन चलानी शुरू करी, दूसरे ने दूसरी मशीन चलानी शुरू करी, ज्यादा एफिशिएंटली यूज हुआ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स फैक्टर ज्यादा एफिशिएंटली यूज हुआ। 2 बंदों में कोऑर्डिनेशन में बिठाना आसान है, दोनों ने कोऑर्डिनेशन में बिठा लिया, वेरिएबल फैक्टर भी एफिशिएंटली यूज हुआ, तो मेरा आउटपुट बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि बेटा फिक्स फैक्टर हो या वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों एफिशिएंटली यूज होते हैं, इसी वजह से पहली स्टेज अकर होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। समझ आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मैंने तीसरा बंदा एम्प्लॉय करा, सर ईमानदारी से बताना फिक्स फैक्टर बदल सकता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, बदल सकता है नहीं, मशीन कितनी रहेंगी 2, यार फिक्स फैक्टर की अपनी लिमिटेशन है, वो बदल नहीं सकता, महंगी चीज है नहीं एम्प्लॉय कर सकते हम शॉर्ट रन में, वो बदल नहीं सकता। बंदे तुमने रख लिए 3, कोऑर्डिनेशन बिठाने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। अब दिक्कत आनी शुरू, कौन कब किस मशीन को चलाएगा ये परेशानी होनी शुरू, ठीक है जी। मैंने 3 के बाद बंदा कर दिए 4, सर
जैसे ही मैं 2 तक था तब तक तो बेटा मेरा आउटपुट बिल्कुल बढ़िया चलता था। मैंने जैसे ही तीसरा बंदा एम्प्लॉय करा, आउटपुट उस रेट पे नहीं बढ़ा जिस रेट पे मैंने सोचा था। 10 से सीधा 30 बढ़ा, 20 बढ़ा। मैंने सोचा तो ये होगा 25 बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने तीसरा बंदा एम्प्लॉय करा वो 15 से बढ़ा, वो 20-25 से नहीं बढ़ गया। दिक्कत क्या है मैंने समझा दिया। फिक्स फैक्टर की अपनी लिमिटेशन है, फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं, वेरिएबल फैक्टर बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी दिक्कत होनी शुरू होगी। और जैसे ही मैंने एक और बंदा एम्प्लॉय करा, अब क्या सोचोगे 15 से बढ़ेगा या 20 से बढ़ेगा? वो और कम से बढ़ा, 7 से ही बढ़ा। यार ऐसा क्यों हुआ? अगेन यार मशीन 2 हैं, चलाने वाले कितने हो गए? अब 4 लोग हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाना और मुश्किल हो गया। ठीक है जी। और एक बात और भी है बेटा, 4 बंदे होगा क्या गप्पों के अलावा? मैंने क्या करा, 5 बंदे एम्प्लॉय कर दिए सोच में कि आउटपुट कुछ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ा। क्योंकि बेटा एक टाइम के बाद पता क्या होता है, जो पुराना और एक्सपीरियंस स्टाफ होता है जैसे ही नए स्टाफ को देखता है वो पता क्या कहता है, अब मैं क्यों काम करूं, इतने बंदे आ गए हैं, मैं साइड बैठता हूं तो ही कर ले, मैं बैठ के बातें कर लेता हूँ, एक बीड़ी जला लूं। यही है लीडर की सोच। और जैसे ही मैंने छठा बंदा एम्प्लॉय करा, आउटपुट तो क्या ही पॉजिटिवली बढ़ना था, उसने नेगेटिव रिजल्ट दिए, क्योंकि बातें और बढ़ गई, कोऑर्डिनेशन बिठाना और मुश्किल हो गया। तो समझ में आ रही है बात? यानी कि घूम फिर के बेटा वजह वो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर वाली ही लिखनी है। नोट्स में जो बात मैंने बोली एज इट इज लिखी हुई है। थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया, नॉन न्यूमेरिकल बचते हैं। 1 मिनट का पोज, बुक देना बस। तो काउंट कर लेते हैं जरा फटाफट से। देखो पहला न्यूमेरिकल एपी टीपी एमपी पर, दूसरा भी, तीसरा चौथा भी, पांचवा भी। 5 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल एक जैसी। और वो 7th न्यूमेरिकल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे 7, 8, 9 और यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। एक काम करता हूँ 7th मैं करूंगा, 8, 9 आप करोगे बिल्कुल अभी। ठीक है जी, देखते हैं फटाफट से। मेरी तरफ देखना, यहीं से निपटाएंगे, यहीं से निपटाएंगे, आप सामने देखो बस। बाबू आप कुछ कर रहे हो क्या? मैं ही कर रहा हूं ना, अभी सामने देखिए। रुक जा भाई रुक जा, ठंड रख ले, ठंड रख ले, रुक जा बेटा। एमपी कभी 0 पर निकल नहीं पाएगा अगर 0 यूनिट है तो। इधर देखना, एमपी क्या बताता है, अगर 1 यूनिट वेरिएबल इनपुट की बढ़ा दो तो टीपी में जो इंक्रीज हुआ। सर एमपी के लिए यानी कि 2 चीजें चाहिए, एक करंट और एक प्रीवियस। प्रीवियस पता नहीं तो कैसे निकालोगे एमपी? बाबू यहां आपने 1 यूनिट बढ़ा दी तो बेटा टीपी कितने से बढ़ गया? 8, यहां 12, यहां 8, 0, -8, ये एमपी है। क्या कहा था, पहली फेज कहां तक होगी? ये बताओ पहली फेज कहां तक होगी? जब तक एमपी मैक्सिमम नहीं हो गया, ये है पहली फेज, है ना। जब तक एमपी 0 नहीं हो गया, दूसरी फेज, और बेटा ये तीसरी फेज। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, आइडेंटिफाई द डिफरेंट आउटपुट लेवल व्हिच मार्क द 3 फेजेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कहता है ये टेबल है, इससे आपने क्या करना है, डिफरेंट फेजेस बतानी है। बता दी? कितनी देर लगी? सेकंड्स में। ठीक है, और अगर आपको ना समझा रहा होता तो मुझे वानी उड़ा देता। ठीक है, 8th और 9th एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, आओ जी फटाफट से, तेरा तो मोस्ट वेलकम है भाई। ठीक है जी, एपी और एमपी निकालना है मेरे को, टीपी गिवन है। एक बार फटाफट से जरा नोट डाउन कर लूं मैं। वेरिएबल फैक्टर मुझे गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शायद 5 तक ही है। टीपी लो जी बेटा, ये रहा टीपी, ये रे वेरिएबल फैक्टर, एपी और एमपी निकालना है, सामने देखना चाहिए बेटा। एमपी फर्स्ट पे कभी नहीं निकलेगा, मैं आपको बिल्कुल हिदायत दूंगा, 0 मत लिखना, डैश लिखना। 0 फिर भी एक नंबर है, कैलकुलेट ही नहीं हो सकता भाई एमपी, आप 0 लिख कैसे दोगे? ठीक है जी बाबू, देन टीपीएन माइनस 1 होता है ना, चाहे तो ऐसे सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो कि 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इन फैक्टर जब मैं बढ़ाता हूं तो टीपी में कितना इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज, 12 का इंक्रीज, 8 का इंक्रीज, 0 का, -3 का। एमपी आ गया। एपी निकालो, एपी क्या है बेटा बाबू, आउटपुट पर यूनिट ऑफ
वेरिएबल इनपुट, दिस डिवाइडेड बाय दिस। जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे कभी डिफाइन नहीं हो सकता। कई बच्चे जीरो लिख कर आते हैं, फिर पूछते हैं नंबर कहां कटे। 8 डिवाइडेड बाय 1, ये क्वेश्चन है। 6 7 शुरू हुए बाबू तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब 645 भी होते हैं तो आपकी दिक्कत है, ठीक है जी। मुझे 9 न्यूमेरिकल चाहिए अभी कॉपी में, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम अभी होगी, ठीक है जी। वाइंड अप कर दूं? चलो 1 मिनट रुक जाओ, एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाए तो अभी वीडियो को रखते हैं, ठीक है जी। आपके ग्रुप में आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दो। बेटा एक बात कल के आपके एग्जाम के लिए बोल देता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। बाबू कोई भी आप ग्राफ बनाते हो हमेशा ध्यान रख लेना, बिना एक्सप्लेनेशन के ग्राफ के नंबर नहीं मिलते। बच्चे क्या करते हैं, शेड्यूल बनाया, ग्राफ बनाया, अजी चलो काम की बात बताई, ये रिलेशनशिप बिटवीन एम और टी यू पूछ रखा था, फटाफट से 3 लाइनें लिखी खत्म। बेटा आपको हमेशा ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देनी है, और बता देता हूं ज्यादातर केस में ना 2 से 3 लाइनें एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल सेम होती है। इधर देखना, सुन लो, तुम्हें आज तक लिखना नहीं आता, ठीक है ना। तुम ऐसे लिखते हो इंग्लिश को कि कोई पढ़े और हंसे तुम्हारे ऊपर। खुद अपनी भी पढ़कर देखा करो क्या लिखते हो, ठीक है जी। मैं बता देता हूँ फिक्स एक्सप्लेनेशन की चीजें जो मैं 12th क्लास में लिखवाता हूँ, मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। बेटा फर्स्ट पॉइंट फिक्स होता है, इन द डायग्राम एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट, जो भी रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे, यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पॉइंट नंबर 2, इन द डायग्राम वाई एक्सेस रिप्रेजेंट टोटल आउटपुट और टोटल प्रोडक्शन, ठीक है जी बाबू। फिर थर्ड पॉइंट में लिखना, ठीक है जी, कि आपने कौन सा कर्व बनाया, कैसे बनाया, ठीक है जी। आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, जैसे यहां पर मैंने क्या बनाया, टीपी का कर्व बनाया, देन वी ड्रू अ कर्व नोन एज टीपी, ठीक है जी। किस शेड्यूल से बनाया, शेड्यूल को भी एक हेडिंग दी होगी, टेबल नंबर ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है जी। फिर आप क्या लिखोगे फोर्थ पॉइंट में, देन हमने कर्व ड्रॉ बनाया विच इज नोन एज एमपी। कहां से बनाया, किस शेड्यूल से बनाया, शेड्यूल को रेफर करना, बन गया। समझ में आई बात? और अगर फिर और एनहांस कर रही है एक्सप्लेनेशन की, मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बनाना है, फिर फिफ्थ पॉइंट में उसकी बात करो। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहां तक था, जहां तक एमपी मैक्सिमम था। फिर सिक्स पॉइंट अगर बताना है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, उसकी बात करो। फिर सेवेंथ की बात करो। कोई भी डायग्राम बनाओगे ध्यान रख लेना, शुरू के 2 पॉइंट यही होंगे, इन द डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट दिस एंड दैट, इन द डायग्राम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट दिस एंड दैट। फिर शुरू होगी आपकी एक्सप्लेनेशन। ध्यान रख लेना, ये दोनों लिखते ही टीचर का आधा ध्यान एक्सप्लेनेशन से हट जाएगा। बच्चा लिख के, ठीक है। अभी बताओ मेरे को जरा फटाफट से, बाबू कितने न्यूमेरिकल हो गए, 2 ही हुए। चलो करो फटाफट से करो। अब वो एग्जाम्पल नंबर 5 में एक बच्चे की प्रॉब्लम ले रहा हूँ, सामने देख लो, डिस्कस एक ही बार। आप पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, सामने देख लो, पता लगे आप 5 पे पहुंचे ना, अभी इग्नोर कर दो, थोड़ी देर बाद कह दो प्रॉब्लम है, तो नहीं हो पाएगा। आनंद जी सामने देख लो, देखो देखना जी। बेटा वेरिएबल फैक्टर गिवन है 0 टू लेकर 7 तक, टीपी सिर्फ फोर्थ लेवल पे पता है 25, एपी सिर्फ फर्स्ट लेवल पे पता है 5, एमपी सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लेवल पे पता है। तो ऐसा जितना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बेटा सबसे पहले टीपी निकाल लो फर्स्ट लेवल पर, वो कैसे आएगा, एपी और वेरिएबल फैक्टर का यूज कर। आप खुद सोचो एवरेज प्रोडक्ट में कैसे निकालता था, टीपी पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता था। बेटा 5 पता है, ये टीपी निकाल रहा हूं, वेरिएबल फैक्टर है 1, तो टीपी भी कितना आ गया 5। अगर ये टीपी 5 आ गया, अब रुकना नहीं, पहले टीपी का हिसाब किताब हो जाए। कैसे होगा टीपी का हिसाब किताब, टीपी क्या होता है सिग्मा एमपी, ये 5 है फर्स्ट लेवल पर। बेटा एमपी भी कितना ही होगा, 5 ही होगा। कैसे बेटा, एक यूनिट जब वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाई जाती है तो टीपी में जो इंक्रीज होता है वो होता है एमपी। बेटा अगर वेरिएबल फैक्टर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन कोई प्रोडक्ट बना होगा, कुछ भी नहीं बना होगा। तो एमपी भी कितना है 5, बस अब रुकना नहीं। 8 और 5 13, 13 और 4 17, और ये 25 है। अगर यहां से यहाँ एमपी निकालना हो तो ये क्या आएगा 8 ही आएगा।
25 और 5 30, 30 और 0 30, 30 और माइन 26। अब एपी निकालना कितना बड़ा टास्क है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। मजाक मजाक खेल लो अब, और क्या। जो भी आएगा निकाल लेना, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। रख हम आज के लिए इतना ही रहे हैं। बाय बाय।